हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो आज की इस क्लास की वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ क्लास का जो हमारा रनिंग में चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उसको एंड अप करने वाले हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी रह गई हैं उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जानने वाले हैं दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड सीड। ठीक है, आज हम लोग जानने वाले हैं कि डाइकॉट प्लांट में और मोनोकॉट प्लांट में जब फाइनली एम्ब्रियो बन गया था तो उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा है उस एम्ब्रियो का, और खास बात जब वो एम्ब्रियो सीड के अंदर पाया जा रहा है तो सीड का स्ट्रक्चर कैसा हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, तो डाइकोट एम्ब्रियो की हम बात करें तो बेसिक्स की बात है, कितने कॉटिलेडन्स की बात हो रही है? दो कॉटिलेडन्स की बात हो रही है ना। कितने कॉटिलेडन्स की बात हो रही है? दो कॉटिलेडन्स की बात हो रही है। डायग्राम की मदद से समझेंगे इसको, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है हमें। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो देखेंगे। देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक सी चीजें नजर आ रही हैं हमें। सबसे पहले तो आप ये दो डाइकॉट देख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी कॉटिलेडन देख रहे हैं यहाँ पर। देखो एक कॉटिलेडन ये रहा, हमें जो ये वाला दिख रहा है रीजन, और एक कॉटिलेडन हमारा ये रहा। ठीक है, यहाँ पर ये जो रीजन दिख रहा है एपिकल मेरिस्टेम, आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये क्या है, प्लूम्यूल की ग्रोथ हुई है यहाँ से और शूट की इलोंगेशन हो रही है। किसकी इलोंगेशन हो रही है? शूट की इलोंगेशन हो रही है। उसके बाद यहाँ पर जो रीजन दिख रहा है आपको, देखो ये रेडिकल है और यहीं से किसकी इलोंगेशन होगी? प्लांट में रूट की इलोंगेशन होगी। ठीक है, तो आप नीचे देख भी पा रहे हैं, देखो ये सस्पेंसर सेल दिख रहे हैं यहाँ पर, ये बेसल सेल है जो हमने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो में। तो जो बाद का स्ट्रक्चर बना जब हॉर्स शू शेप्ड मैंने बता दिया था फाइनली, तो ये वाला स्ट्रक्चर कुछ हमें वहां पर नजर आया था। तो इसमें दो तीन टर्म्स हमें क्लियर करनी है, दो तीन चीजें जाननी है। क्या क्या? कि अगर मैं बात करूं, एक टर्म आती है एपिकोटाइल, ठीक है, और एक टर्म आती है यहां पर हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है और यहां पर कॉटिलेडन का अटैचमेंट हो रहा है। ठीक है, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस जिस पर प्लूम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट है। तो कॉटिलेडन के अटैचमेंट पॉइंट से ऊपर का रीजन तो कहलाता है एपिकोटाइल। ठीक है, और कॉटिलेडन के अटैचमेंट से नीचे का रीजन क्या कहलाता है? हाइपोकोटाइल। क्या कहला रहा है? हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो एपिकोटाइल आप समझ सकते हैं आगे चल के किसका इलोंगेशन होने वाला है? प्लूम्यूल। ठीक है, और हाइपोकोटाइल की बात करें तो आगे चल के क्या बनने वाला है? यहाँ पर रेडिकल बनने वाला है। तो दिस इज द बेसिक थिंग जो बता रहे हैं हम कि रेडिकल आप देख रहे हैं, और रेडिकल के ऊपर यहाँ पर एक रीजन और पाया जाता है जो आप 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, दैट इज रूट कैप। तो ये ज्यादा डिटेल्ड में हमको नहीं जाना है, ज्यादा डिटेल्ड में आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो उसका पूरा डेवलपमेंटल प्रोसीजर आता है कि रेडिकल कौन से सेल से बन रहा है, प्लूम्यूल कौन से सेल से बन रहा है। बट अभी हमने जितना जानना है उतना मैंने आपको बता दिया है। तो डाइकॉट में आपको क्या क्या चीजें दिख रही है? एक एपिकोटाइल दिख रहा है, एक हाइपोकोटाइल दिख रहा है, दो कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं ना, प्लूम्यूल दिख रहा है, रेडिकल दिख रहा है, रूट टिप दिख रही है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट एम्ब्रियो। उसके बाद बात करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। देखो दो चीजें हैं, एक तो एम्ब्रियो है और एक सीड है। तो जब डायग्राम अगर एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज मत होना, ये जो मैंने दिखाया था दिस इज एम्ब्रियो। ये क्या है? एम्ब्रियो है। और आगे अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगा वो सीड दिखाऊंगा। तो अभी देखो मोनोकॉट का भी एम्ब्रियो दिखाता हूं मैं आपको, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें। ये जो दिख रहा है हमें ये एम्ब्रियो है। ठीक है, ये क्या है? एम्ब्रियो, नॉट सीड, है ना। कभी सीड के डायग्राम में आप ये बना दो। तो देखो इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है। सिंगल कॉटिलेडन दिख रहा है जिसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द सिंगल कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट्स इज नोन एज, तो यहाँ पर क्या है? स्क्यूटेलम। उसके बाद खास बात क्या दिख रही है आपको? अगर ये रेडिकल रीजन है तो इसके ऊपर एक शीथ कवरिंग दिख रही है यहाँ पर, ये वाली आपको, दिस इज नोन एज कोलियोराइजा। क्या देखने के लिए मिलता है? कोलियोराइजा। जब सीड दिखाऊंगा उसमें भी दिखेगा।
शूट एपेक्स यानी कि प्लूम्यूल, तो प्लूम्यूल के ऊपर एक शीथ कवर कर रही है, दैट इज नोन एज कोलियोप्टाइल। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोलियोप्टाइल बोल रहे हैं। गॉट इट। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉट सीड, है ना। ये किसका स्ट्रक्चर है, मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट चीज है, डायग्राम बहुत बार पूछ लिया जाता है ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं इसको, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड, देखो ये थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे डाइकॉट सीड के बारे में। चलिए पहले ये देखता हूँ, और इसी के मैं दो डायग्राम आपके साथ शेयर करूंगा, और दोनों डायग्राम बहुत अच्छे हैं, दोनों डायग्राम में आपको क्लियर सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, चलिए ऊपर इसको यहाँ रख लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं। देखिए ये दो डायग्राम हमें दिख रहे हैं, ये सीट कट ओपन दिखा रखा है ये वाला, और इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है, देखो ये जो दिखा रही है यहां से लेकर और ये पूरा यहां तक, ये क्या है, आपकी एम्ब्रियोनल एक्सेस है। ठीक है, दिस इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सेस, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सेस। और इसी में जो आप ऊपर की तरफ रीजन देख रहे हैं जिससे शूट ग्रोथ करेगी, दैट इज प्लूम्यूल, उसको क्या बोला, प्लूम्यूल बोला। और नीचे जिससे रूट ग्रोथ करेगी उसको क्या बोला हमने, रेडिकल बोला। सीड की जो कवरिंग होती है वो दो लेयर से बनी होती है ना। जो आउटर लेयर होती है जो हार्ड होती है दैट इज टेस्टा, और जो अंदर वाली लेयर होती है दैट इज नोन एज टैगमेन। तो जो ये किससे बनी है, ये बनी है आपकी इंटेग्यूमेंट से, है ना। जो बाहर वाली इंटेग्यूमेंट थी, आउटर इंटेग्यूमेंट थी, उसने टेस्टा को बना दिया, और जो इनर इंटेग्यूमेंट थी, ठीक है, इनर इंटेग्यूमेंट, उसने किसको बना दिया, टैगमैन को बना दिया। तो ये आपको दिख रही है क्या, टेस्टा दिख रही है, और इसके अंदर ये टैगमैन दिख रही है, यानी कि सीड कोट, ठीक है, डबल लेयर्ड होता है। सीड कोट कैसा होता है, डबल लेयर्ड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीड कोट। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हमने क्या बोला, हाइलम। तो हाइलम क्या था, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहां से अटैचमेंट हो रहा था इसका, किसका, ओव्यूल का अटैचमेंट हो रहा था, है ना, फ्यूनिकल का। तो वो यहाँ पर अटैचमेंट पॉइंट रह जाता है सीड के ऊपर। और यहाँ पर एक ये जो ओपनिंग दिख रही है आपको, दिस ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल। ठीक है, वहां पर भी माइक्रोपाइल की बात हुई थी, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ही हमारा क्या एंटर हुआ था, पॉलन ट्यूब एंटर हुई थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइक्रोपाइल, इसी के थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू क्या एंटर करता है, अंदर वाटर का एंट्रेंस होता है H2O प्लस एयर का। ठीक है, किसके लिए, जो सीड आपका जब जर्मिनेट करेगा, ठीक है, जब सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, तो जर्मिनेशन में हवा और पानी दोनों चीजें चाहिए, उन दोनों चीजों के लिए आप देख पा रहे हैं ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीड। ये डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर हो गया। जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी आपने याद रखनी है कि इसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है और कॉटिलेडन्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं दीज आर नोन एज कॉटिलेडन्स। ठीक है, तो दो कॉटिलेडन दिख रहे हैं इसलिए डाइकॉट। कॉटिलेडन का फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, यानी कि ये जो प्लूम्यूल और रेडिकल ग्रोथ करेगा, जब तक लीफ नहीं आ जाती है तब तक प्लांट अपना खाना खुद तो बना नहीं सकता है। तो जब लीफ आ जाती है तो तब उसके पहले जो नरिशमेंट चाहिए वो कहां से मिल रहा है, कॉटिलेडन से मिल रहा है। ठीक है, और अगर कॉटिलेडन नहीं होता है तो हमें पता ही है किससे मिलता है, एंडोस्पर्म से, जो हमने डेवलपमेंट पढ़ा था एंडोस्पर्म का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। और इसमें एक टर्म आती है डोरमेंसी। तो डोरमेंसी आपको पता ही है कि जब सीड कैसी कंडीशन में रहता है, इनएक्टिव कंडीशन में रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डोरमेंसी कंडीशन। और जब उसको पानी वगैरह मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, यानी कि जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, चलिए गॉट इट। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीड। ठीक है, कौन सी सीड की बात हुई है, डाइकॉट सीड की बात हुई है। अब अगर हम बात करें एक छोटा सा, ठीक है, अब अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर तो हमने जान लिया है सीड का, और यहीं पर मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ एक और डायग्राम दिखा के मोनोकॉट सीड का भी, उसमें कुछ अलग नहीं है, जो हमने वहां पर पढ़ा था उसी से रिलेट कर रहा है ना। जो एम्ब्रियो का डायग्राम पढ़ा था हमने उसी से ही रिलेट करेगा, बट इसमें दो तीन चीजें खास बात आ जाती है, वो मैं बता दूं आपको हाथों हाथ। ठीक है, तो क्या चीज देखने के लिए मिलेगी इसमें, देखो
इसमें क्या होता है, ये एक लेयर होती है यहाँ पर, ये प्रोटीनेशियस लेयर होती है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। क्या बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर प्रोटीनेशियस होती है, ये सेपरेट करती है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से। ये वाला रीजन पूरा एम्ब्रियो है और ये वाला रीजन पूरा एंडोस्पर्म है। तो इन दोनों को जो सेपरेट कर रही है लेयर, वो कौन सी कर रही है? एल्यूरोन लेयर कर रही है। और खास बात, जो इसकी सीड कोट और फ्रूट वॉल होती है, वो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं। ठीक है। एंडोस्पर्मस सीड होते हैं ज्यादातर मोनोकॉट, यानी कि जो हम खाते हैं, जैसे मेज है, ठीक है, मेज के बाद वीट हो गया और राइस हो गया, ये जितनी भी चीजें हम खा रहे हैं, ये क्या होता है? फ्रूट प्लस सीड का कॉम्बो होता है। ठीक है। किसका कॉम्बो होता है? फ्रूट प्लस सीड का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एम्ब्रियो एंडोस्पर्म दोनों चीजें पाई जा रही हैं। तो सिंगल जो एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्मिक सीड्स में पाया जा रहा है, उसको हम क्या बोल दिया? स्क्यूटेलम बोल दिया। कोलियोप्टाइल भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, प्लूम्यूल दिख रहा है, रेडिकल दिख रहा है, कोलियोराइजा दिख रहा है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉट सीड। अब इसी के बेसिस पर दो तरीके के सीड होते हैं। एक तो होते हैं सीड एंडोस्पर्मस या एंडोस्पर्मिक, या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है एंडोस्पर्मिक का? एल्ब्यूमिनस। और इसका दूसरा नाम क्या है? नॉन या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस। देखो, जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं वो ज्यादातर कौन से होते हैं? मोनोकॉट्स। कौन से होते हैं? मोनोकॉट्स होते हैं, है ना। जो मोनोकॉट प्लांट में आपको देखने के लिए मिलते हैं वो ज्यादातर एंडोस्पर्मिक होते हैं। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कॉर्डिलेट एंडोस्पर्मिक नहीं होते हैं, जैसे ऑर्किड, है ना, ये एक्सेप्शनल केसेस हो गए। नॉन एंडोस्पर्मिक ज्यादातर कौन से होते हैं? डाइकॉट होते हैं। और खास बात क्या देखने के लिए मिलती है? इनमें कॉटिलेडन्स पाए जा रहे हैं दो, है ना। और कॉटिलेडन्स ही क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल। यानी कि फूड कौन प्रोवाइड करेगा? कॉटिलेडन। अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो कॉटिलेडन, कॉटिलेडन नहीं है तो एंडोस्पर्म। कोई भी एक चीज इसको फूड प्रोवाइड करेगी, है ना। तो दिस इज द ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, हमने सारी बातें जान ली है। चलिए, अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस ऑफ सीड की, तो एक तरीके से किसका फंक्शन करते हैं? रिजर्व फूड मटेरियल। आप इसको कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे आपके घर में चना, राजमा, ये सारी चीजें रखी रहती हैं, तो ये भी एक तरीके से क्या है? रिजर्व ही कर रहे हैं आप इसको, है ना। ये इसका एक फंक्शन हो गया या एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज इसका क्या हो गया कि हम सीड की मदद से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, मल्टीपल टाइप के इससे विटामिन और बहुत सारी चीजें मिल रही हैं हमें। तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रोटीन भी मिलता है ना। जैसे कि अगर हमने बात की थी एल्यूरोन लेयर की, तो प्रोटीनेशियस लेयर होती है, तो प्रोटीन भी मिल रहा है। और खास बात क्या है कि ये ग्रोथ कराने में मदद कर रहा है प्लांट की, जब तक कि कोई प्लांटलेट नहीं बन जाता, यानी कि लीफ नहीं आ जाती है उस पर और वो प्लांटलेट नहीं बन जाता, तब तक ये उसकी ग्रोथ कराने में कंप्लीट हेल्प कर रहा है। तो दिस इज अबाउट द सीड। ठीक है। ये हमने सारी चीजें, सारी इंपॉर्टेंट बातें जान ली है सीड के बारे में। अब हम जानने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट के बारे में आपको पता ही है, फ्रूट इज द राइप एंड ओवरी। क्या होता है? फ्रूट राइप एंड ओवरी होता है। और जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है? फ्रूट की वॉल, पेरिकार्प। जो फ्रूट वॉल होती है, या फिर आप कह सकते हैं ओवरी की वॉल थी पेरिकार्प, अब क्या कहला रही है? फ्रूट की वॉल कहला रही है। तो ये कुछ भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है और ड्राई भी हो सकती है। फ्लैशी इन द केस ऑफ, जैसे आप गुआवा खा रहे हैं या टोमेटो खा रहे हैं, उस केसेस में क्या हो रहा है? फ्लैशी है। बट अगर हम बात करें ड्राई किस केसेस में पाई जा रही है? लेदरी। तो पी में, जैसे मटर में जो छिलका आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का, जिसके अंदर मटर का दाना होता है, दैट इज फ्रूट, है ना। पॉड जिसको हम बोल देते हैं, दैट इज फ्रूट। चलिए, तो जो पेरिकार्प है वही खाते हैं हम, मेनली पेरिकार्प को ही खा रहे हैं। ठीक है। चलिए, किसको खा रहे हैं हम? पेरिकार्प को ही खा रहे हैं। तो जैसे अगर हम इसमें देखें, ये कोकोनट का फ्रूट है, तो इसमें हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? देखो, ये सबसे बाहर वाली ग्रीन कलर की जो होती है, ये एपिकार्प होती है। क्या बोलते हैं इसको? एपिकार्प बोलते हैं। उसके बाद जो फाइबरस होती है ग्रीन, जब आप नारियल हरा वाला लेते हैं तो उसमें जो फाइबरस होती है, दैट इज मीजोकार्प। और उसके बाद जो आप तोड़ते हैं बहुत ज्यादा सॉलिड होती है, दैट इज एंडोकार्प, है ना। बट यहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी? मैंगो की।
ठीक है। तो मैंगो में जो ग्रीन कलर का सबसे ऊपर पोर्शन दिखता है आपको, दैट इज एपिकार। उसके बाद जो येलो कलर का पोर्शन होता है जो आप खाते हैं, हम खाते हैं, मैंगो को खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, दैट येलो कलर पोर्शन इज मीजोकार्प, यानी कि हम कौन सा पार्ट खा रहे हैं, मीजोकार्प को हम कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद जो उसका सीड के ऊपर कवर होता है बहुत हार्ड व्हाइट कलर का, दैट इज एंडोकार्प। तो तीन टाइप या तीन डिविजन्स हैं किसके, पेरिकार्प के। तीन इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज सबसे बाहर एपिकार्प, उसके बाद मीजोकार्प और सबसे अंदर एंडोकार्प। ठीक है। तो फ्रूट के फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो फ्रूट जो बेसिकली प्लांट के द्वारा बनाया जाता है उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीड डिस्पर्जल। ठीक है। किस लिए बना रहा है वो, सीड, जिससे उसका दूर से दूर डिस्पर्स हो सके और कोई भी एनिमल कंज्यूम कर रहा है फ्रूट को तो वो दूर ले जाकर गिरे, जिससे कि वो अपना एरिया बढ़ा सके। दूसरा क्या है, ये हमारे लिए न्यूट्रिशियस होता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे लिए क्या होता है, फ्रूट न्यूट्रिशियस होता है, न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है। चलिए, तो इसी के बेसिस पे मैं बात करूं, दो टाइप के फ्रूट्स होते हैं, एक तो होते हैं ट्रू फ्रूट्स और एक होते हैं फॉल्स फ्रूट्स। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, डिस्कस हो रहे हैं, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आज ये वाला। तो ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो मेन ओवरी से डेवलप हो। ठीक है। किससे डेवलप हो, मेन ओवरी से, यानी कि अदर देन ओवरी कोई किसी भी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट उसमें ना हो, तो वो कहलाता है हमारा ट्रू फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट के केस में क्या है कि कई बार देखा गया है थैलेमस का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है फ्रूट बनाने में, तो उसमें उस कंडीशन में फ्रूट को क्या बोल देते हैं, फॉल्स फ्रूट। जैसे कि बात करें हम एप्पल की या फिर स्ट्रॉबेरी की, ये कैसे फ्रूट्स हैं, फॉल्स फ्रूट्स हैं, क्योंकि इनमें थैलेमस का भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे कैशियो। ठीक है। बट ट्रू फ्रूट जैसे टोमेटो है ना, ये ट्रू फ्रूट है, पूरा का पूरा ओवरी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसके फॉर्मेशन में। मैंगो हो गया, ये दोनों क्या है, ट्रू फ्रूट्स है। चलिए, एक और वैरायटी आती है, आपने 11th क्लास 10th क्लास बहुत बार पढ़ा है, दैट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, दैट इज द fruits which are developed without फर्टिलाइजेशन, है ना, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस टाइप के फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज बनाना, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बनाना का इसका, कि एक ऐसा फ्रूट होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। क्यों, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें आती है हमारे सामने, एक आती है हमारी एपोमिक्सिस, ये एक नंबर में, दो नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे अभी पार्थिनोकार्पी में आपने डेवलपमेंट कराया फ्रूट का बिना फर्टिलाइजेशन के, तो यहां पर हम एपोमिक्सिस को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कि इस बार सीड का डेवलपमेंट हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इसमें दो तीन तरीके होते हैं, बट द मोस्ट कॉमन वन इज क्या, कि न्यूसेलस के किसी सेल से डायरेक्ट प्रोडक्शन हो जाए सीड का। जैसे न्यूसेलस में आपने देखा था, एक सेल वहां पर न्यूसेलस का किसकी तरह काम करने लगता है, एमएमसी की तरह, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। किसकी तरह काम करने लग जाता है, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है। और फिर फाइनली एक सेल रह जाता है डिवीजन होने के बाद, जो कि एक्टिव रहता है और वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा था। तो वो जो डिप्लॉयड सेल, सॉरी, वो हैप्लॉयड होता है ना, वो कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। बट जो एमएमसी होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। एमएमसी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। तो अगर ये डिप्लॉयड सेल डायरेक्ट किसका फॉर्मेशन कर दे, सीड का, तो एक ये कंडीशन पाई जा रही है एपोमिक्सिस में। तो एपोमिक्सिस आपने याद रखना है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट हो रहा है। और मोस्ट कॉमन किस में पाया जाता है, ये हमारा ग्रासेस में और एस्टरेसी फैमिली में। ठीक है, किसमें, एस्टरेसी फैमिली में और ग्रासेस में हमें देखने के लिए मिलता है एपोमिक्सिस। तो इसका एक क्वेश्चन पहले तो आपसे पूछेगा व्हाट इज एपोमिक्सिस, तो आप बता देंगे कि विदाउट रिडक्शनल डिवीजन डिप्लॉयड एग था, वो डायरेक्ट डेवलप हो गया किसमें, सीड में डेवलप हो गया, है ना। अब एपोमिक्टिक सीड्स जो होते हैं उनकी खास बात क्या होती है कि इनमें आपको किसी भी तरीके का वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप एपोमिक्ट सीड से प्लांट बनाए और फिर उसी का एपोमिक्ट सीड आए
तो क्या देखने के लिए मिलेगा कि वहां पर कोई किसी प्रकार का सेग्रीगेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो अगर एपोमिक्ट सीड, ठीक है, हाइब्रिड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, हाइब्रिड इंडस्ट्री में। अब मान लीजिए एक फार्मर है, वो बार बार नए बीज खरीद के ला रहा है, इस बार बीज लाया, फिर उससे जो फसल आई उसमें नेचुरल रिप्रोडक्शन हुआ, तो जब नेचुरल रिप्रोडक्शन हुआ तो उसमें क्या हुआ, वेरिएशंस आ गए, ठीक है। अगर हाइब्रिड सीड्स जब बनने जा रहे हैं तो उसी से पहले उसको एपोमिक्टिक में कन्वर्ट कर दिया जाए। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, एपोमिक्टिक सीड्स में, यानी कि कुछ केमिकल्स की मदद से जब प्लांट में सीड का फॉर्मेशन होने वाला है तो बिना फर्टिलाइजेशन के वो सीड्स बने। और अगर बिना फर्टिलाइजेशन के वो सीड्स बनेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, करेक्टर्स रिटेन रहेंगे, तो हर बार फार्मर को नया नया बीज नहीं खरीदना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंस होती है कि अगर हाइब्रिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एपोमिक्स तो हाइब्रिड इंडस्ट्री वाले को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और लास्ट टॉपिक आता है इसका पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या है कि एक ही सीड में क्या पाए जाने, मल्टीपल एम्ब्रियोज का पाया जाना, ठीक है, एक ही सीड में मल्टीपल एम्ब्रियोज का पाया जाना क्या कहलाता है, पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये ज्यादातर किसकी वजह से होता है, इसमें क्या कि देखने के लिए मिलता है जो एम्ब्रियो में क्लीवेज होते हैं, क्लीवेज डिविजन्स होते हैं, उस समय पे मल्टीपल डिविजन्स हो जाते हैं और उसकी वजह से मल्टीपल एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होता है। तो ज्यादातर किसमें देखने के लिए मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि लेमन में, है ना, कभी आप लेमन के सीड को स्क्वीज करना, या फिर ऑरेंज में, तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है ये कि जब एक बार लेमन के सीड को स्क्वीज किया तो उसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो देखने के लिए मिले, तो ये क्या कंडीशन है, तो आपने बताना है दिस इज पॉली एम्ब्रियोनी। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो जो भी डाउट्स वगैरह हैं आपके, आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है ना। अगर आप देख रहे हैं वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें। और नंबर मैंने दिया था पहले भी, तो आप इस पे पूछ सकते हैं, 82 18 18 25 22, ठीक है, आप इस पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।